नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका यूपी ट्रिपल एस CPT जो एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को संपूर्ण हो चुका है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल पर कराए गए यूपी ट्रिपल एस CPT के जो प्रैक्टिस सेट थे उनको भी आप लोगों ने किया होगा, तो 70+ का स्कोर करके आए होंगे। और जो बच्चे रेगुलर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको 100% फ़ायदा मिला होगा दोस्तों, क्योंकि चैनल पर जो भी पढ़ाया गया है उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के अपने हिस्ट्री के टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश में दोस्तों हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का चैप्टर मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, अब यूपी ट्रिपल एस CPT का एग्ज़ाम हो जाने के बाद अपनी क्लासें रेगुलर जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से सभी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलाई जाएंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें दोस्तों कि हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा। और दोस्तों, इसमें दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश इन्होंने शासन किया, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जानकारी कर ली थी। और दोस्तों, अगर तुगलक वंश इनके सभी के बारे में जानकारी कर ली थी दोस्तों, और तुगलक वंश हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तुगलक वंश की जो पहली क्लास थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था, अगर तुगलक वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो 1320 ईस्वी से दोस्तों 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। और दोस्तों, कहीं कहीं 1414 ईस्वी तक भी लिख के आता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको अपना देख लेना कि 1398 अगर ऑप्शन हो तो 1398 लगाना, और नहीं 1414 हो तो 1414। तो दोस्तों, 1320 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा। और तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक यानी दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और आज हम लोग उसी का दोस्तों पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बना, तो उसके बारे में जानकारी करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा। और इसका वास्तविक नाम दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का जूना खां था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। और दोस्तों, अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में जितने भी सुल्तान हुए उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान और शिक्षित व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसको पर्शियन कविताओं का बहुत बड़ा प्रशंसक था। ये दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक पर्शियन कविताओं का बहुत बड़ा प्रशंसक था। और उसके बाद दोस्तों, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि पागल एवं रक्त पिपासु किस सुल्तान को कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आगे देखें मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए कार्य, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को हमने अभी आपको बताया कि पागल एवं रक्त पिपासु सुल्तान कहा गया है। और अगर इसकी बात करें इसके कार्य की, तो दोस्तों इसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की। दोस्तों, दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी के बीच में इसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। परंतु दोस्तों, उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। दोस्तों, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करने के बाद वह उसी वर्ष, जिस वर्ष इसने कर में वृद्धि की, उसी वर्ष दोआब में भीषण अकाल पड़ा, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। और जब दोस्तों तुगलक के जो अधिकारी थे, इन्होंने जबरदस्ती या जबरन कर वसूला, तो उस
दोआब क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे दोस्तों तुगलक की ये योजना, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की ये योजना असफल रही। उसके बाद दोस्तों इसने कृषि के विकास के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर कोही क्वेश्चन आता है, का अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक आंसर होता है दोस्तों। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि में दोस्तों इसकी ये योजना असफल रही। उसके बाद इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना की और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। और दोस्तों लेकिन दोस्तों ये योजना सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता और भूमि का अच्छा ना होना इत्यादि कारणों से यह योजना भी 3 वर्ष के पश्चात इसको समाप्त करनी पड़ी। तो दोस्तों ये अभियान भी इसका असफल रहा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, इस योजना में इसने दोस्तों किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया दोस्तों, बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया। उसके बाद दोस्तों अगर इसकी दूसरी योजना की बात करें तो राजधानी परिवर्तन। दोस्तों 1326-27 ईस्वी में इसने राजधानी परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और दोस्तों इब्न बतूता ये सभी आए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और दोस्तों देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। दोस्तों ये दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और दोस्तों जब इसने दौलताबाद राजधानी को बनाया तो उसी समय अगर कहा जाए तो दक्षिण में मुस्लिम संस्कृत का विकास हुआ। दोस्तों राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृत का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोला। तो दोस्तों 1326-27 में इसने राजधानी परिवर्तन किया और बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोला। दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता का विकास हुआ। और दोस्तों अगर बात करें बहमनी साम्राज्य की तो 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसकी तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329-30 ईस्वी में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। दोस्तों सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल, ये दोस्तों फरिश्ता के अनुसार है कि पीतल के सिक्के, और अगर बरनी की बात करें तो बरनी के अनुसार तांबे के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने की? तो ये सभी काम मोहम्मद बिन तुगलक के हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें कि जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो बहुत दोस्तों कहा जाए कि फर्जी टकसाल खुल गए और फर्जी टकसालों से जो कर था वो फर्जी टकसालों से दिया जाने लगा, जिससे इसकी ये योजना भी असफल रही। और दोस्तों अगर सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा इसे चीन तथा ईरान के शासकों से मिली थी। जो दोस्तों चीन और ईरान के शासकों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको लागू किया था, उसी को लागू करने के क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों खुरासान अभियान। दोस्तों खुरासान अभियान की विफलता दोस्तों खुरासान जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ा अभियान खुरासान अभियान, इसमें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उसका रीजन ये था कि 3,70,000 सैनिक, इसने एक विशाल सेना बनाई खुरासान अभियान पर जाने के लिए, और इसके लिए इसने अपनी इस सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। और दोस्तों जब ये इस खुरासान अभियान पर जा रहा था और जब ये सिंध तक पहुंचा तब इसे पता लगा कि खुरासान पर उज्बेकों ने अधिकार कर लिया है। इस वजह से इसकी यह योजना भी विफल रही और दोस्तों सिंध से ही इसको वापस आना पड़ा, इसलिए इसकी ये योजना भी असफल रही। और इसने दोस्तों अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया था, तो इसे इस अभियान में सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। और दोस्तों उसके बाद अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत में वेतन प्राप्त करने वाली सबसे बड़ी सेना मोहम्मद बिन तुगलक के पास थी। तो दोस्तों अगर
दिल्ली सल्तनत में वेतन प्राप्त करने वाली सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास थी। उसके बाद अगला हमारा है कि कराची अभियान। दोस्तों, कराची अभियान की विफलता। दोस्तों, इस अभियान के अंतर्गत खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस अभियान के अंतर्गत खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा, लेकिन इसकी पूरी सेना दोस्तों वहां पड़ रही कड़ाके की ठंड। और दोस्तों, अगर बात करें हम कराची की, तो ये दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड पड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड। और अगर खुरासान की बात करें तो ये दोस्तों अफगानिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों, ये कराची जो है कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड का, जब इसकी सेना वहां पहुंची तो वहां दोस्तों कड़ाके की ठंड और जंगली रास्तों में इसकी सेना भटक गई। और दोस्तों, इब्न बतूता कहता है इसमें कि केवल 10 अधिकारी बचकर वापस आ सके थे। दोस्तों, इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी बचकर वापस आ सके और इस प्रकार इसकी यह योजना भी असफल रही। दोस्तों, इतिहासकार एलिफेंटेंस ने का यह मानना है कि इसके अभियानों की विफलता के कारण ही इसको पागल सुल्तान कहा गया है। अभी हमने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या पागल सुल्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं अभियानों के विफलता के कारण, खुरासान अभियान और कराची अभियान की विफलता के कारण इसको पागल सुल्तान इतिहासकार एलिफेंटेंस का मानना है कि इसीलिए इसको कहा गया है। उसके बाद दोस्तों, अपने शासनकाल के अंतिम समय के दौरान दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा। दोस्तों, अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में जब चल रहा था तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा। तो मार्ग में दोस्तों थट्टा के निकट गोडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और यहां पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और उस समय दोस्तों अगर बात करें तो थट्टा या गोडाल के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और दोस्तों, एडवर्ड थॉमस ने जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तब दोस्तों एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी थी। प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा किसने दी दोस्तों? तो एडवर्ड थॉमस ने दी। और किसे दी गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इब्न बतूता। दोस्तों, अफ्रीका में दोस्तों मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी, दोस्तों कब? तो 1333 ईस्वी में भारत आया। और दोस्तों 1333 ईस्वी, हमने अभी आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। तो 1333 में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और ये इब्न बतूता अफ्रीकी या मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसके बाद दोस्तों 1342 ईस्वी में सुल्तान ने अपने राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। दोस्तों, इब्न बतूता की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है रिहला। दोस्तों, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला है और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का विवरण रिहला से प्राप्त होता है और रिहला पुस्तक इब्न बतूता की है। और दोस्तों, ये इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था और यह यात्री था दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की गई है। दोस्तों, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और दोस्तों, इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि जब इसने दिल्ली से देवगिरी को राजधानी स्थानांतरित की तो ये दक्षिण भारत में दोस्तों मुस्लिम सभ्यता का विकास हुआ और बहमनी साम्राज्य का दोस्तों उदय होने के रास्ते खुल गए थे। और उसके 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की दोस्तों, इसी के शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, इसी के शासनकाल में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तथा इसके मकबरे का निर्माण दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। दोस्तों, हमने आपको
जब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने संदेश दिया था गयासुद्दीन तुगलक को, कहा था हनुजे दिल्ली दूरस्थ। तो दोस्तों वही निजामुद्दीन औलिया जिनकी मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई और इसके मकबरे का निर्माण दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। और किसने निर्माण कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम अपनी अगली क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।